नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। तो आज की कई बड़ी खबरें जिन पर इस बुलेटिन में हमारी निगाह रहेगी, लेकिन शुरुआत हम करेंगे अनलॉक के पहले दिन ही दिल्ली और मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई है, उस तस्वीरों को जो वाकई में हैरान करने वाली हैं। कुछ दिन पहले ही कोरोना की दूसरी लहर में लोगों ने सबसे मुश्किल दौर देखा था, यहां तक कि बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थे। लेकिन आज लोगों को वो मुश्किलें वो लगातार भूलते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए ऐसा साबित हो रहा है, लोग भूलकर एक बार फिर से कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है लगता है लोग जानते ही नहीं है। देश में कोरोना में सबसे ज्यादा मौत कोरोना की दूसरी लहर में हुई है, लेकिन लोग उससे सीख लेते हुए दिख नहीं रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए अगर हम समझे, लोगों को अभी भी लगातार इस बात का अंदाज नहीं है, जो कि इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। वो लापरवाही लगातार बरत रहे हैं कि किस तरह से ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम दूसरी लहर से गुजर रहे हैं। हमने बहुत मुश्किल वक्त तय कर लिया है, लेकिन तीसरी लहर का संकट लगातार बना हुआ है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, अनलॉक 2.0 जिस तरह से शुरुआत हुई, सड़कों पर लबालब ट्रैफिक नजर आ रहा है। ये वो ट्रैफिक है जो बीते दिनों बहुत समय से नहीं दिख रहा था। हमने कोरोना की पहली वेव देखी, दूसरी वेव देखी, लेकिन अब देखिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी तरह का कोरोना का डर लोगों के भीतर है। चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर निजी वाहन, लोग निकल पड़े हैं सड़कों पर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष दीक्षित जुड़ रहे हैं मुंबई से लाइव, अमित सिंह दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हम सीधे पहले रुक कर लेते हैं आशीष का। आशीष, हमें ये जो तस्वीरें देखकर समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि तीसरी लहर जिसका खतरा बरकरार है, लोगों ने दूसरी और पहली लहर से कोई सबक नहीं लिया है। गायत्री, इस समय हम खड़े हैं अंधेरी स्टेशन के बाहर और यहाँ की जो स्थिति है हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक देखकर शायद ही किसी को ये याद हो कि अभी कोरोना की जो लहर है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में शीतलता दी है। जो 50% निजी दफ्तर हैं वो यहाँ पर शुरू हैं। कई सारे जो कर्मचारी इतने दिनों से घर पर थे वो आज बाहर निकले हैं और उसी के चलते आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मास्क लगाना तक ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। ये ट्रैफिक का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। साथ ही में जो बसेस हैं इनमें सिर्फ जितने लोग खड़े होकर जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, उन्हें ही अनुमति दी गई है। बावजूद उसके आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। हालांकि लोगों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, पुलिस का यहाँ पर बंदोबस्त है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ साफ तौर पर उड़ते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज कई दिनों के बाद, लगभग 50 दिनों के बाद जो दुकानें हैं उन्हें खोला गया है, वो उन पर भीड़ हो रही है। साथ ही में जो दुकानदार हैं वो भी मास्क यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। कल ही आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर्स हैं, जो कमिश्नर्स हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उन्हें ये कहा था, ये आदेश दिए थे कि अनलॉक की प्रोसेस शुरू की गई है, लेकिन नियमों में किसी प्रकार की ढिलाई ना हो। लोग कोरोना के जो नियम हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इन पर खासा कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को सरकार ने आदेश दिए थे, लेकिन ऐसा होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। गायत्री जी आशीष, मैं अमित का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। दिल्ली में आज से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन सड़कों पर बेतहाशा जाम की तस्वीरें नजर आ रही हैं और ये बार बार संकेत उस तरफ कि किस तरह से हम तीसरी लहर से पहले तैयार है। यूं कहे कि भारी लापरवाही इन सड़कों पर मौजूद तस्वीरों के माध्यम से सामने आ रही है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइनें दिख रही हैं और देखिए, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर निजी वाहन,
पूरी तरह से जैम की स्थिति दिल्ली के आईटीओ पर बनी हुई है। ये तस्वीरें लोगों के भीतर किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को ना निभाने की है वो साफ दिख रही है। अनलॉक जरूर शुरू हुआ है 2.0 का, लेकिन लोग इस कदर अगर सड़कों पर उतर जाएंगे तो आने वाले समय में अगर स्थितियां विकट होती हैं तो वैसी ही स्थितियां बन सकती हैं जो कि हमने बीते दिनों देखी थी। दिल्ली में अनलॉक शुरू हुआ तो सड़कों पर ट्रैफिक जैम की समस्या भी नजर आने लग गई है। इस वक्त आईटीओ पर हम लोग मौजूद हैं और तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए तस्वीरें आईटीओ की हैं जहां पर आपको गाड़ियों की भीड़ नजर आएगी, ट्रैफिक जैम की स्थिति है। और सिर्फ आईटीओ की नहीं बल्कि इस तरह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस का भी साफ तौर पर यह कहना है कि कई जगहों पर परेशानी बढ़ी है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और इसी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया था कि 50% पैसेंजर्स के साथ मेट्रो को भी खोल दिया जाए, इसलिए ताकि सड़कों पर ट्रैफिक कम हो। लेकिन वहां पर भी मेट्रो में भी परेशानी सामने आ रही है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा आ गई है, इसलिए मेट्रो के गेट काफ़ी जल्दी बंद कर दिए जा रहे हैं। जैसे ही भीड़ बढ़ती है गेट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सड़कों की स्थिति आप देखिए कि आईटीओ पर यह हाल है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्राइवेट दफ्तर को भी खोल दिया गया है दिल्ली में 50% कैपेसिटी के साथ, सरकारी दफ्तरों को भी खोल दिया गया है, दुकानें खुल गई हैं। और इसी की वजह से जो है अब ट्रैफिक भी एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर आपको नजर आने लगा है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि 50% कैपेसिटी के साथ ही मेट्रो को चलाया जाएगा, खड़े होकर कोई ट्रैवल नहीं करेगा, एक सीट छोड़कर ही बैठना होगा। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि भीड़ जो है वो बढ़ गई है। अमित, अभी हमने दीपक की ये रिपोर्ट देखी और वाकई में ये चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। जरा बताइए कि अगर ये स्थितियां लगातार आने वाले दिनों में सामने आती हैं तो फिर क्या हालात हो सकते हैं? देखिए प्रीति, दिल्ली सरकार लगातार तीसरे वेव की जो आने वाला है उसकी तैयारी में लगी हुई है। उसके लिए लगातार अस्पतालों से वो लगातार बातचीत कर रही है, बेड बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट तीसरे वेव की तैयारी को लेकर निर्देश दे चुका है और उसके बावजूद जब दूसरे वेव से अभी हम उभरे हैं और आज अनलॉक 2.0 का पहला दिन था जब हमने सब्जी मंडी का रुख किया तो सब्जी मंडी में बेहिंताज लोग जो है वो काफी ज्यादा तादाद में दिखे। वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था। जो लोग मास्क पहने हुए थे उनका मास्क नाक से नीचे था, गले में था। जब उनसे हम बात करते थे तो वो तमाम बहाने बता रहे थे। कुछ तो ऐसे बहाने थे कि उनको ऑक्सीजन लेना है, इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरीके की लोग बातें कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें, पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करें तो वहां भी कुछ लोग इसी तरीके से लापरवाह दिखे। दिल्ली के सड़कों पर आज ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था। वही गौतम बुद्ध नगर जिले नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अगर हम इस तरीके से लापरवाही बरतेंगे तो जाहिर तौर पर इस तरीके से कोरोना को हराया नहीं जा सकता है। और जिस तीसरे वेव की तैयारी की बात कर रहे हैं उस तीसरे वेव के आप दूसरे वेव से ही हम उबर नहीं पाएंगे। हालांकि अभी केसेस बहुत कम आ रहे हैं लेकिन संक्रमण का खतरा, अगर हम लापरवाह होंगे तो इसी तरीके से संक्रमण का खतरा बना रहेगा और जो दिक्कतें हैं वो लोगों को ही फेस करनी पड़ेगी और एक बार फिर से लॉकडाउन का खतरा भी बढ़ जाता है। जी प्रीति। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें वाकई में चिंता में डालने वाली है। इधर महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के साथ ही अनलॉक के पहले ही दिन लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। और देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर मुंबई की है। यहाँ एक बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। बस के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी तस्वीर मुंबई के नजदीक थाने की है जहां सुबह होते ही लोग खरीदारी के लिए भारी संख्या में उमड़ पड़े हैं। तीसरी तस्वीर पुणे की है जहां बस स्टैंड पर लोग 2 गज की दूरी का नियम पालन करना ही भूल गए हैं। तो इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह लोगों ने इस अनलॉक 2.0 को समझ लिया है। उन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे आम दिनों में पहले की तरह जब कोरोना नहीं था वैसी स्थितियां बन रही है। लेकिन अगर वैसे हालात अगर वो अभी इस्तेमाल करते हैं या अपनाते हैं तो चुनौतियां एक बार फिर से बढ़ सकती हैं आने वाले वक्त में। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया 5 चरणों में होगी जो राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता पर आधारित होगी। लेकिन इस अनलॉक प्रक्रिया के दौरान लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है ताकि कोरोना को फिर से फैलने से रोका जा सके।
तो महाराष्ट्र में अनलॉक का प्लान, सबसे पहले ऑक्सीजन बेड को लेकर तैयारी, फिर पॉजिटिविटी रेट जो दर है उसे कम करने की कवायद, ऑक्सीजन बेड किस तरह से आगे आने वाले समय में दिक्कतें ना हो उसके तहत अभी से ही जो तय नियम है, जो जरूरतें हैं उनको बढ़ाने की कवायद की जा रही है। तो मुंबई, ठाणे, पुणे की ये तस्वीरें जहां पर अनलॉक की तस्वीर आपके सामने है। पाबंदी किसी को नहीं पसंद होती है, तो मुझे लगता है खुद ने खुद स्वयं शिस्त रह के कुछ हम काम करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन या अनलॉक ये किसी की मर्जी की नहीं है। ये आने वाले जो संकट है और जो परिस्थिति बन जाती है उससे तय होता है। अभी कम हुआ इसीलिए अनलॉक किया है, तो लोगों ने ये ध्यान रख के और खुद को बचा के रहते तो पूरा का पूरा खुल जाएगा। और लॉकडाउन से छूट मिली है उसके पहले दिन जहां महाराष्ट्र के कई शहरों से कोरोना के नियम तोड़ने की तस्वीरें आई हैं, तो मुंबई में लोग कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करते हुए भी दिखाई दिए हैं। मुंबई में बस में सफर करने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, लेकिन ये लोग एक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इतना ही नहीं, इस दौरान लोग मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का भी पालन करते हुए दिखाई दिए। लोग अपनी बारी आने पर ही बस स्टैंड में बस पर बैठे और मुंबई में बसें कोरोना नियमों के तहत 50% यात्रियों के साथ ही चल रही हैं। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आशीष, जहां एक तरफ अनलॉक का गैर वाजिब इस्तेमाल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी हैं जो वाकई में किस तरह से सबक है उन लोगों के लिए जो नियमों का पालन अनलॉक में नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रीति, आपको दिखाना चाहेंगे अंधेरी स्टेशन का ये जो परिसर है काफ़ी व्यस्त शहरों में से एक है। मुंबई शहर में से अंधेरी जो है काफ़ी कॉरपोरेट ऑफिसेस है। यहाँ पर स्टेशन का जो नज़ारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बस है उसमें केवल जो कैपेसिटी है, जितने लोग बैठ सकते हैं उन्हें ही बैठने की अनुमति दी जा रही है। बाकायदा बस के जो कंडक्टर है वो यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ एंट्री जहाँ पर गेट है वहीं पर उन्हें टिकट्स दिए जा रहे हैं। जितने लोग इस बस में बैठ सकते हैं सिर्फ उतने ही लोगों को यहाँ पर बैठने की सुविधा है। कैमरा पर्सन गणेश काले से कहूँगा कि यहाँ पर बस के अंदर का जो नज़ारा है वो दिखाएं। नियमों का साफ तौर पर पालन होते हुए नज़र आ रहा है। लोगों ने मास्क लगाए हैं, साथ ही में जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उतने ही लोगों को बस में परमिशन दी गई है, उतने ही लोगों को परमिट किया जा रहा है, उतने ही लोग केवल बस में बैठ सकते हैं। जी प्रीति। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस बीच कुछ और रिपोर्ट्स दिखाना जरूरी है व्यूअर्स को। दरअसल जिस तरह से दूसरी वेव है उसमें अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्यों में भी कोरोना की रफ्तार कम होने के यानी केसेस कम होने की जानकारियां मिल रही हैं। ऐसे में राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली में अनलॉक के दूसरे हफ्ते यानी आज से ऑड इवन के आधार पर बाजार और मॉल खोलने की इजाजत दी गई और इसके साथ ही मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ आज से शुरू हो गई है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जरा। दरअसल दिल्ली की ये तस्वीर बहुत दिनों बाद देखने को मिली है जब यात्री सफर कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन 50% जो क्षमता है उसके साथ ही मेट्रो को शुरू किया गया है। दरअसल ये कोशिश है कि जो केसेस कम हुए हैं उनकी गति को और कम किया जा सके और इसीलिए ये प्रयास जरूरी है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। कोविड की दूसरी लहर में 10 मई को ये सेवाएं बंद कर दी गई थी। दिल्ली सरकार ने कई शर्तों के साथ मेट्रो को ट्रेनें चलाने के लिए अनुमति दी है। इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि 50% से ज़्यादा सवारी नहीं ली जाएगी और साथ ही साथ हर एक सवारी की स्कैनिंग की जाएगी, यानी कि जो भी लोग मेट्रो में ट्रैवल करना चाहते हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, हैंड सैनिटाइज करना होगा, कोविड के सारे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेट्रो के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गैप बनाकर लोग बैठे हुए हैं, हर कोई मास्क लगाए हुए, यानी कि मेट्रो ने जो शर्तें रखी थी उन शर्तों के मुताबिक ही ट्रेन जो है फिलहाल चल रही है। लोग एक दूसरे से दूरी बना करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश ये की गई है कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं उनको सुविधा हो, इसलिए मेट्रो को ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी है। मेट्रो ने फिलहाल ये तय किया है कि वो केवल 50% रेक के साथ यानी कि 50% ट्रेनों के साथ ही अपनी सेवाएं शुरू करेगा।
इससे उन लोगों को मदद जरूर मिलेगी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने दफ्तर की तरफ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लक्ष्मी नगर का मेट्रो स्टेशन है जो आम दिनों में काफ़ी ज़्यादा भरा होता है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है पूर्वी दिल्ली का। लेकिन कोविड की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी लोग अवॉइड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि चूंकि सेवाएं आज से शुरू ही हुई हैं इसलिए ज़्यादा लोग फिलहाल नहीं हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मेट्रो के शुरू होने से सावधानी भी ज़रूरी होगी और लोगों की सहूलियत होनी ही है। विकास ठाकुर के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। आइए दो तस्वीरें अब आपको हम दिखा देते हैं। ये दो तस्वीरें दिल्ली मेट्रो आज से शुरू हुई है उसकी है और दूसरी तस्वीर दिल्ली के मशहूर बाजार करोल बाग की है। बाजार खुले हैं और ऑड इवन के हिसाब से बाजार में दुकानों को खोला गया है और इसलिए कोशिश ये है सबसे पहले कि किसी भी तरह से जो कोरोना के केसेस की रफ्तार कम हुई है उसे बढ़ने ना दिया जाए और साथ ही अब जो आम जिंदगी थी उस पटरी पर लौटा जाए। ये इस वक्त आप देखिए बाजार में साफ सफाई हो रही है, लोग आ भी रहे हैं, भीड़ भी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि इस अनलॉक के साथ लोग अपने जो नियम कायदे हैं कोरोना के उन्हें भी अपनाते रहें। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं मेट्रो की भी, करोल बाग बाजार की भी, ऑड इवन के हिसाब से बाजार खोले गए हैं, लेकिन इस खोलने के बाद जो असर है वो लोगों में कितना है? जिम्मेदारी के साथ वो बाजारों में मेट्रो में सफर करते दिख रहे हैं? देखिए, आज सुबह ही कई दिल्ली के ऐसे मेट्रो स्टेशन थे जहां पर लोग ज्यादा तादाद में जो है वो मेट्रो स्टेशन के बाहर पहुंच गए, जिसके बाद वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई और उसके बाद उसको सुचारू रूप से करने में थोड़ा समय लगा था। दिल्ली के सड़कों में आज जिस तरीके से देखा कि लोग ज्यादा तादाद में लोग बाहर निकल गए थे, कई लोग जो मार्केट निकले थे वो जो है मास्क सही तरीके से उन्होंने नहीं पहना था, उनका जो मास्क था वो नाक से नीचे था। तो जाहिर तौर पर अगर कोरोना को हराना है तो केवल और केवल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी और इसके साथ साथ लोगों को मास्क 24/7 पहन कर रखना हो। जब भी वो खास तौर से सड़कों पे निकले तो डबल मास्क पहन कर निकले तो इसका पालन करना होगा। लेकिन जो लोग हैं वो कई ऐसे लोग हमने आज सड़कों पर देखे जो कि लापरवाह हैं, जिनके वजह से कोरोना संक्रमण का ऐसे ही लोगों के वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बहुत से ऐसे लोग थे जिनका जो मास्क था वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने नहीं पहना था, वो मास्क जरूर लेकर निकले थे घर से, मास्क जरूर पहने हुए थे, लेकिन नाक के नीचे था। वो डर था 2000 रुपए का चालान का कि कहीं कोई सिविल डिफेंस वाला या फिर दिल्ली पुलिस का कोई जवान उन्हें देख ना ले और 2000 का चालान काट ना ले। तो ये सब बेसिक दिक्कतें थी और अगर कोरोना को हराना है तो जाहिर तौर पे लोगों को लापरवाह नहीं बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। और उधर दिल्ली में लॉकडाउन से छूट मिलने के पहले दिन ही कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां भी उड़ी हैं। सुबह सुबह बाजार खुलते ही लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए हैं। दरियागंज सब्जी मंडी की हालत तो ये थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़िए, कई लोग तो बिना मास्क के घूम रहे थे। और इसी तरह से दिल्ली के गाजीपुर में भी भीड़ आलम देखिए उसका इसी तरह का था कि किसी भी तरह का नियम नहीं मानना है, किसी भी तरह से 2 गज की दूरी नहीं अपनानी है। मास्क तो चलिए बहुत दूर की बात है, इक्का दुक्का लोग नजर जरूर आ रहे थे मास्क लगाए हुए। मंडी में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं, कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है। दिल्ली सरकार ने साफ साफ कहा है कि हर हाल में कोरोना नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो फिर से सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर लोग कोरोना नियमों को लेकर लापरवाह, बेपरवाह, गैर जिम्मेदार दिखाई दिए। अनलॉक जरूर शुरू हो गया है, लेकिन हर एक को सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि बीमारी कम हुई है, बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो हो, लेकिन बड़े सावधानी के साथ। सभी कोई मास्क पहनेंगे और जो मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको 2000 का जुर्माना होगा। अमित, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो फिर से हमें सख्ती करनी पड़ सकती है, तो ये तो स्थितियां उसी ओर इशारा कर रही हैं। जी बिल्कुल प्रीति, और ये लोगों को समझना होगा कि सरकार ने सख्ती की, उसके बाद ही कोरोना केसेस में कमी आई। और जिस वक्त कोरोना केसेस बढ़े हुए थे, लगातार दिल्ली के अस्पतालों में जगह नहीं थे, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी, तो उस वक्त जो लोग थे वो केवल सरकार को कोस रहे थे। लेकिन जब सरकार के सख्ती के बाद जब दोबारा जो है अनलॉक 2.0 जब शुरुआत हुई, तब हमने देखा कि लोग ही लापरवाह होते जा रहे हैं, लोग ही बेपरवाह होते जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर लोग इस तरीके से लापरवाह बेपरवाह होते जाएंगे तो कोरोना केसेस में इजाफा होगा। तो
इजाफा होगा तो दिक्कतें लोगों को ही आनी पड़ेगी, लोगों को ही झेलनी पड़ेगी। इसकी फिर से कहीं वो स्थिति ना आ जाए कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड ना हो, ऑक्सीजन की कमी, हाईकोर्ट लगातार इस मामले पर सुनवाई करे, फटकार लगाए दिल्ली सरकार को, तो ये स्थिति दोबारा ना हो। तो इसके लिए लोगों को ही सोचना पड़ेगा, लोगों को ही देखना पड़ेगा कि लोग लापरवाह ना बने। लेकिन सुबह सुबह मंडियां खुलती हैं प्रीति, सुबह खुल जाती हैं, 10 बजे तक खुली रहती थी, और सुबह ही ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। जितनी मंडियां, चाहे वो दरियागंज की हो, गाजीपुर की हो, ओखला की हो, आजादपुर की हो, तमाम मंडियां जो है दिल्ली की, उन तमाम मंडियों में आपको लापरवाह बेपरवाह लोग दिख जाएंगे, जो कि मास्क पहने होते हैं, लेकिन उनका मास्क जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होता, नाक के नीचे होता है। सिर्फ उनको जो डर होता है कोरोना का नहीं डर होता है, उनको डर होता है 2000 रुपए का डर होता है कि कहीं सिविल डिफेंस के जो अधिकारी घूम रहे हैं मार्केट के अंदर वो देख ना ले, जो दिल्ली पुलिस के जवान अंदर मार्केट में घूम रहे हैं वो देख ना ले। उनके वजह से जब वो दिल्ली पुलिस के जवान और सिविल डिफेंस के जवान को देखते हैं तो धीरे से अपना मास्क ऊपर कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो जवान चले जाते हैं तो उस मास्क को नीचे कर लेते हैं। तो हर जगह पुलिस प्रशासन नहीं हो सकता है, आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा, और खुद की सतर्कता की वजह से ही हम कोरोना दिक्कत यही है कि सेल्फ अवेयरनेस नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम खुद जागरूक हो ऐसा हम कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की स्थितियां इन तस्वीरों के आधार पर तो कही जा सकती हैं। इधर उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 3 जिलों को छोड़कर राज्य के 72 जिलों में पाबंदियों में ढील दी गई है। सिर्फ मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर में ही 600 से ज्यादा एक्टिव केस होने की वजह से पाबंदियों में ढील नहीं दी गई है। एक्टिव केस कम होने की वजह से दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में भी कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। यहाँ दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी, हालांकि वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। और इसी तरह गौतम बुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन से बाहर वाली सभी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक रहेगी। शादी समारोह में 25 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आज से मार्केट खोल दी गई हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 18 के अट्टा चौक मार्केट में। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो आज से जो मार्केट है, ये मार्केट यहाँ पूरी तरीके से खोल दी गई है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो बिना मास्क का यहाँ पर घूम रहे हैं। वो शख्स बिना मास्क के घूम रहा है, आपने उनको बोला कि मास्क पहन ले? देखा नहीं भाई मैंने मास्क, नहीं बोलता जरूर हूँ। ये वो शख्स को देखे बिना मास्क के ही यहाँ पर घूम रहे हैं। आप हाँ जी, बता नहीं रहे कि बता रहे हैं कोरोना बहुत ज्यादा है, इसलिए कृपया मास्क लगाएं। लड़का यहीं का अंदर चला गया, यहीं का अंदर चला गया। हाँ जी, हाँ जी। तो काफी दिनों बाद दुकानें खोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 40 दिन में बाद। 40 दिन बाद। हाँ बताएं, क्या कुछ कह रहे थे? 2 महीना हो गया, कम से कम 2 महीना को बाद खुला है दुकान। आपका मास्क ढीला है, लगातार नाक से नीचे आ जा रहा है। सर ये रबर ढीला, नया ले लेंगे, फिर दूसरा नया ले लीजिए, क्योंकि अगर नया नहीं लेंगे, अगर ये जिस तरीके से नाक से नीचे आ रहा है, बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। नहीं, इसीलिए तो मैं मार्केट अभी ले लूंगा, नया खरीद लूंगा। अमित, कंपैरिजन तो नहीं, लेकिन आपने दिल्ली की भी रिपोर्ट्स दिखाई। इस वक्त भी आप दिल्ली में ही मौजूद हैं। आप उत्तर प्रदेश नोएडा का वो जो लोकल मार्केट है, जिसे अट्टा मार्केट कहते हैं, वहां पर भी आप गए। आप क्या महसूस कर रहे हैं? गौतम बुद्ध नगर के बाशिंदे महसूस कर रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू हुई है, लेकिन हम पूरी तरह से खतरे से उभरे नहीं हैं। देखिए, अब कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि लापरवाह लोग हर जगह पे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर गौतम बुद्ध नगर में हो या फिर गाजियाबाद में हो। हर जगह इस तरीके के लापरवाह लोग हैं जो कि बिना मास्क के लगातार वो घूम रहे हैं, मास्क सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं। और देखिए, हम कुछ भी होता है तो लोग सरकार को दोषी करार देते हैं, सरकार के खिलाफ चर्चाएं करने लगते हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती बरती, और सख्ती बरतने के बाद जो लगातार जो केसेस हाई हो रहे थे, उन केसेस में अब बहुत ज्यादा कमी हुई है। और खास तौर से आज का आंकड़ा देख ले तो आज सबसे कम केसेस पूरे उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। तो जाहिर तौर पे ये सख्ती की वजह से ही है। अब जब अनलॉक 2.0 आज से शुरू हुआ है, तो जाहिर तौर पे हमने गौतम बुद्ध नगर में भी उतने ही लापरवाह बेपरवाह लोगों को देखा जो बिना मास्क के घूम रहे थे। लगातार पुलिस प्रशासन वहां भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे। देखिए, वहां का जो दुकानें खुलेंगे सुबह 7 बजे से लेकर रात शाम 7 बजे तक खुलेंगे, और फिर शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो है वहां पर नाइट कर्फ्यू बना रहेगा। जो वेजिटेबल और फ्रूट शॉप रेसिडेंशियल इलाके में गौतम बुद्ध नगर में है, वो खुले जगहों पर उसको खोला जाएगा। ई रिक्शा पे केवल 3 लोग बैठेंगे, लेकिन हमने देखा ई रिक्शा पे 3 लोग नहीं, ई रिक्शा पे 5 लोग, 6 लोग। यानी कि अभी भी नियम कायदों का उल्लंघन हो रहा है, जिस पर सख्ती बरतने की आवश्यकता है। इधर
हम बात करते हैं प्रधानमंत्री लगभग अब से 55 मिनट बाद देश के नाम संबोधन देने वाले हैं। उससे जुड़ी हुई हर जानकारी आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देखेंगे। इस आने वाले घंटे में देश में कोरोना के घटते मामलों और कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। हालांकि पीएम मोदी किस मुद्दे पर अपनी बात देश से साझा करेंगे, इसकी अभी कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी का संबोधन अर्थव्यवस्था और टीकाकरण अभियान को लेकर हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अमिताभ, हर बार प्रधानमंत्री जब मौजूदा स्थितियों में जुड़े हैं तो उन्होंने कोरोना संकट, उससे उबरने की बातें की हैं और किस तरह से हमने टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया है, समय समय पर हमने बीते दिनों वो भी देखा है। लेकिन आज का उनका संबोधन किन मायनों में किस दिशा की ओर हो सकता है, क्योंकि 2.0 अनलॉक की प्रक्रिया में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। देखो, दो चीज़ें साफ हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, राष्ट्र के नाम क्या संदेश देने वाले हैं, इसके बारे में अटकलबाजियां करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे ये काफ़ी, आप जानते हो, अनप्रेडिक्टेबल रहता है। प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं इसके बारे में कुछ भी अटकलें लगाना ठीक नहीं होता। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। दूसरी लहर पर भारत काबू पाने में अब काफ़ी हद तक सफल रहा है, काफ़ी दिनों की मशक्क़त के बाद, महीनों की मशक्क़त के बाद। तो लगता ये है, संकेत इस तरह के हैं कि प्रधानमंत्री कोरोना की वैक्सीनेशन और जनता तक उसे कैसे पहुंचाया जाए, राज्य सरकारें इसको कैसे सफल बनाएं, इसके ऊपर बोल सकते हैं। और जो दूसरी सबसे अहम बात है कि कोरोना काल के बाद अगर फिर से अगर सेकेंड चेन टूटी है, दूसरी लहर के बाद ये चेन टूटी है, तो इसको कैसे बरकरार रखा जाए, इसके बारे में प्रधानमंत्री जनता को संदेश भी देंगे और जनता से अपील भी करेंगे कि आपको ये डूज एंड डोंट्स जिसे कहते हैं वो उसको कैसे पालन करना चाहिए ताकि अगली लहर आने से बचा जा सके। ये कुछ चीज़ें हैं। लोग जो परेशान हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, जिन्होंने अपनों को खोया है, उन सब के लिए कुछ ना कुछ संदेश होगा। उन बच्चों के लिए भी संदेश हो सकता है जो बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, जो आगे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आम जनता को ज़्यादा संबोधन होगा जिसने कोरोना की दूसरी लहर की मार झेली है। जी अमिताभ, मैं आपसे दोबारा जुड़ूं। इस बीच प्रधानमंत्री का वो ट्वीट जिसके जरिए ये बात कही गई है कि 5 बजे वो जुड़ेंगे हम सभी से, और उन्होंने क्या लिखा है, पीएमओ की तरफ से जो ट्वीट हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएमओ के इस ट्वीट में आगे ये लिखा गया है कि किस तरह से वो जुड़ने वाले हैं और फिर वो क्या कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम होने वाले संबोधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज 7 जून 2021 को साय 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आइए हम सब प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनकर मार्गदर्शन प्राप्त करें। अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उसके मुख्यमंत्री इस बात को ट्वीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का संबोधन आज शाम 5 बजे होने वाला है। इसका मतलब यह है कि बहुत महत्वपूर्ण बातें आज प्रधानमंत्री अपनी बात में कहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सूबा भी है और उसने भी काफ़ी संक्रमण की मार भी झेली है और खुद मुख्यमंत्री भी कोरोना से संक्रमित रहे। उसके बाद उन्होंने पूरे सूबे का दौरा करना भी शुरू किया है। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वो उन कुछ मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जिन्होंने कोरोना पीड़ित होने के बाद, उभरने के बाद कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और लगातार दौरे उनके अब भी जारी हैं। तो उनका कहना कि प्रधानमंत्री के संदेश का इंतजार कीजिए, प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। जाहिर तौर पर एक उत्कंठा हो सकती है कि प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, लेकिन तमाम राज्य यही उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन को लेकर कोई ना कोई संदेश दें। और जो जनता जिन्होंने अपनों को खोया है, और वो जनता, क्योंकि कोई भी शायद ऐसा घर नहीं बचा होगा इस देश में और जहाँ जिन्होंने अपनों को नहीं खोया हो, अपने परिजनों को नहीं खोया हो, अस्पताल के धक्के न खाए हो इस पूरे दूसरी लहर में। तो मुझे लगता है इन सब के ऊपर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्या घावों पर कैसे मलहम लगाते हैं, इसका नेताओं को भी, तो आम आदमी को भी है और नेताओं को भी। अमिताभ, क्या उनके संबोधन में इस बात का भी जिक्र हो सकता है कि जो बच्चों पर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें बार बार कहा जा रहा था कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आएगी, उस बात का भी जिक्र उनके संबोधन में होने की गुंजाइश कितनी दिखती है आपको?
देखिए, ये एम्स पटना में शुरुआत हुई, एम्स दिल्ली में भी आज उसकी शुरुआत हो गई है। बच्चों के टीकाकरण के जो ट्रायल चल रहे हैं, तीन ट्रायल होते हैं नॉर्मली। उसके बाद उसको उस वैक्सीन को फाइनली जब अथॉरिटी उसको हरी झंडी दिखाते हैं, तो मुझे लगता है जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको शुरू कर दिया है तो प्रधानमंत्री एक जनमानस के उस पर बैठे उस डर को, उस एप्रहेंशन को दूर करने की कोशिश करेंगे जो टीकाकरण को लेकर है, कि अब 18 से 44 का काम तो हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब बच्चों के टीकाकरण का भी हम लोग की शुरुआत करेंगे इस क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, ताकि अगर तीसरी लहर भी हिट करती है तो हम मास्क तो तब तक हम छोड़े नहीं, लेकिन हमारे पास वैक्सीन भी, हमारे पास टीके भी भरपूर मात्रा में होंगे और बच्चों का भी टीकाकरण कर पाएंगे। अच्छा, एक और बात अमिताभ, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है कि अब एंटीबायोटिक दवाएं नहीं लेनी पड़ेगी, जिंक भी नहीं लेनी पड़ेगी, कोरोना की जो नई गाइडलाइंस है। क्या प्रधानमंत्री इन कोरोना की नई गाइडलाइंस के साथ साथ जो आने वाले वक्त में हमारी जिम्मेदारी होगी, जो बहुत जरूरी है उस जिम्मेदारी को निभाना, उस बात का समावेश जरूर होगा उनके संबोधन में, हम ये कह सकते हैं क्या? देखिए, बड़ी टेक्निकल बातें हैं और ये स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR और ये तमाम टीमें हैं, वो इसके बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ खुलासे कर रही हैं, क्योंकि एक ऐसी महामारी थी जिसके बारे में पूरी दुनिया नहीं जानती थी। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसके लिए क्या उपकरण लगेंगे, इसके लिए क्या ज़रूरतें होंगी, कौन सी दवा होगी, इसके बारे में भी नहीं मालूम था। सभी देशों ने इस पर प्रयोग किया है, सभी देश अपनी अपनी तरह से दवा लेकर आए हैं। जो बड़े देश हैं, हमारा देश भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसी दवाएँ, टीके लेकर आया है, और कई कंपनियों को अब दिए गया है कि आप इनका प्रोडक्शन बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा पीएम टेक्निकल बातों में जाने से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने की दिशा में, जागरूकता बढ़ाने की दिशा में संदेश ज़्यादा देंगे, ताकि आम आदमी इस वैक्सीनेशन टीकाकरण की प्रक्रिया से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग सामने आए। अच्छा, ज्यादातर लोग ये बात समझ रहे हैं, चूंकि अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, ऐसे में प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो इन बातों के इर्द गिर्द जरूर रहेगा कि हमें ये अनलॉक का मौका जरूर मिल रहा है, लेकिन जो नियम आप कोरोना के समय में निभा रहे थे उन्हें अपनाते रहिएगा, क्योंकि चुनौतियां फिर से विकट होने की संभावनाएं हैं तीसरी वेव के मद्देनजर। देखिए, प्रधानमंत्री का मुख्य जो फोकस है वो इसी मुद्दे पर रहने वाला है कि आप कैसे कोरोना से बचें। दूसरी लहर पर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से काबू पाया है। देश की जनता बहुत मुश्किल से इसको समझी है। हमें लॉकडाउन करना पड़ा, जिसके लिए प्रधानमंत्री तक ने कभी मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि माइक्रो कंटेनमेंट होना चाहिए, राज्य अपने हिसाब से फैसले ले। इस बारी दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार भी राष्ट्र के नाम संदेश देकर ये नहीं कहा है कि आप देश भर में लॉकडाउन होगा। माइक्रो कंटेनमेंट की बात हुई है, राज्यों को अपने फैसले लेने को कहा गया है और राज्यों ने अपने फैसले लिए भी, लेकिन देश की जनता को भी ये संदेश देना है कि अभी मास्क न उतारें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें और कोविड मैनेजमेंट को लेकर जो भी दिशा निर्देश आए हैं उसका पालन करने की बात प्रधानमंत्री जरूर करेंगे और देश की जनता से अपील करेंगे कि इन तमाम चीज़ों का पालन करें, ताकि अगर कोई लहर आई भी तो उससे बचा जा सकता है अगर हम इनका पालन करेंगे। अमिताभ, मैं कंक्लूजन वाले वे में आपसे जानना चाहती हूँ, वो 5 ऐसे बिंदु जो टॉप में होंगे, फिर उसके बाद ये पॉइंट होगा, इस तरह से अगर आप हमारे व्यूअर्स को समझा पाएं कि प्राथमिकता उनके संबोधन के इर्द गिर्द इन बातों की हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि संबोधन उसी पर होगा, लेकिन आपके मुताबिक वो संबोधन किन बिंदुओं के तहत बुना जाएगा, देश के नाम देश के सामने आएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले की अटकलें लगाना किसी के बस की बात नहीं है, प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम देखें, उनके पिछले कुछ संदेश देखें तो बहुत कोरोना सेंट्रिक है। तो पहला जो इशू होगा वो आम जनता को इस अनलॉक होने के बाद सावधानी बरतने की सलाह देना और अपील करना होगा। दूसरा जो होगा वो टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को ये संदेश देना कि सरकार के पास अब टीके भरपूर मात्रा में आ रहे हैं, आपको टीके मिलेंगे। तीसरा, जिन लोगों ने अपने परिजन खोए हैं, अपनों को खोया है, उनके लिए भी संदेश होगा कि सरकार उनके साथ है। उन अनाथ बच्चों के लिए भी सरकार बहुत कुछ करेगी और राज्य सरकारों को भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इसके बारे में। और चौथी और महत्वपूर्ण बात है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग जीवन यापन करते हैं, रोज़ काम धंधे करके, दुकान खोलकर, अपने रेहड़ी पटरी लगाकर, उनके लिए भी सरकार संदेश, प्रधानमंत्री का संदेश हो सकता है कि आप चिंता न करें, माइक्रो कंटेनमेंट जोन वाली पॉलिसी पर हम लोग चल रहे हैं, आप लोग अपना नियमों का पालन करके अपना जीवन यापन करें। हम लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, क्योंकि पहले ही काफ़ी घोषणाएं केंद्र सरकार कर चुकी है, राज्य सरकारें कर चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि कुल 4 ये बातें, और 5वीं जो सबसे अहम बात है वो मुझे लगता है राज्य सरकारों से समन्वय करके टीकाकरण की बात होगी। मुझे लगता है वो भी एक मुद्दा हो सकता है। तो ये 4-5 बातें, मुझे लगता है इस पर ही ज़्यादा ही संदेश केंद्रित रह सकता है। चलिए ठीक है, तो जो आप जानकारियां दे रहे हैं, देखते हैं वो संबोधन किन किन बातों के इर्द गिर्द रहता है और संबोधन के बाद भी
फिर आपसे अमिताभ जुड़ेंगे और एक विश्लेषण होगा कि आखिर प्रधानमंत्री की कही गई बातों को किस तरह से पूरे देश में अमल किया जाएगा। और चलिए इसी के साथ कुछ और खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार के बीच चल रहा टकराव अब टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा और राज्यपाल के बीच ट्विटर वॉर में बदल गया है। टीएमसी के सांसद ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर सीधा हमला करते हुए अपने परिवार और दूसरे करीबियों को राजभवन में कई पदों पर नियुक्त करने का बड़ा आरोप लगाया है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए बाकायदा इन लोगों के नाम और राज्यपाल धनखड़ से रिश्ते भी बताए। टीएमसी सांसद ने राज्यपाल को अंकल जी कहते हुए राजभवन में नियुक्तियों की एक पूरी लिस्ट ट्वीट की है, जिसके जवाब में राज्यपाल ने भी जवाबी हमला करते हुए इन आरोपों को खारिज किया। जगदीप धनखड़ के मुताबिक जिन 6 ओएसडी को महुआ मोइत्रा राज्यपाल के रिश्तेदार बता रही हैं, वो अलग अलग राज्यों से और अलग अलग जाति के हैं। तो महुआ मोइत्रा का राज्यपाल पर आरोप और ये एक तरह से वॉर चल गई है सोशल प्लेटफॉर्म पर, और वहां पर महुआ मोइत्रा के आरोपों का जवाब राज्यपाल ने दिया है। और इस पूरे कवायद में देखिए उन्होंने पूरी सूची महुआ मोइत्रा ने डाल दी है कि जो जो लोग राजभवन में तैनात हैं, नियुक्तियां हुई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और उनमें उन्होंने बताया है कि वो रिश्तेदार क्या हैं, क्या करते हैं। ये पूरी सूची उन्होंने साझा कर दी है और इसी के साथ ही ये ट्विटर वॉर, सोशल वॉर शुरू हो गया है। दरअसल ये ट्विटर वॉर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के उस ट्वीट से हुआ जिसमें उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी पर हमला किया था। और इसी के जवाब में महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अंकल जी, पश्चिम बंगाल की चिंताजनक स्थिति सुधर जाएगी अगर आप माफी मांगकर वापस दिल्ली चले जाएं और कोई दूसरी नौकरी तलाश लें। अंकल जी, जब से आप ये यहाँ पर हैं, आपने अपने परिवार के लोगों को भी राजभवन में बसा लिया है। अभी जो गवर्नर जो खेल खेल रहे ना, गवर्नर को हमने आज ट्वीट किया है कि सीधा, एक तो वो गवर्नर के पद में बैठे हुए हैं, उनको शोभा देते हैं कि मेरे इसमें ऐसे टाइप के रिप्लाई करना, और मेन जो चीज़ है वो आके बता दे कि ये जो 6 लोग हैं वो राजभवन में एंट्री प्रवेश कैसे हुए। अगर आप कल बोले कि आपको गवर्नर के ओएसडी बनना है, ये कोई मामूली पद तो है नहीं, ये तो कोई हैवी वेट पद ही है ओएसडी। तो ओएसडी में जो दीक्षित है वहाँ पे, जो आपके शेखावत है, जो आपके धनखड़ है, वो जो आपके राजभवन के वेबसाइट में वो कौन है, वो कौन आपके रिश्तेदार में लगते हैं, कौन आपने जीजा के रिश्तेदार में लगते हैं, वो आप समझे। वो ये आपने सरासर झूठ कहा है कि आपसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटी नहीं है। और अब ये जो ट्विटर वॉर है ये लगातार गहराती जा रही है, क्योंकि महुआ मोइत्रा के आरोपों पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी पलटवार किया है, या यूं कहें कि करारा जवाब उन्होंने दिया है। राजभवन में 6 ओएसडी के पदों पर रिश्तेदारों की नियुक्ति के महुआ मोइत्रा के दावे पूरी तरह गलत है, उन्होंने ट्वीट किया। इसके आगे उन्होंने लिखा, नियुक्त किए गए ओएसडी 3 अलग राज्यों और 4 अलग जातियों से संबंधित है। इनमें से कोई भी मेरे परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है। 4 ओएसडी ना तो मेरी जाति के हैं और ना ही मेरे राज्य से हैं। बंगाल में खराब कानून व्यवस्था से लोगों का ध्यान हटाने के लिए टीएमसी की रणनीति है। और बीजेपी ने राज्यपाल धनखड़ पर लगाए गए टीएमसी सांसद के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ महुआ मोइत्रा की भाषा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। डिग्निफाइड पर्सनालिटी है, उन्होंने जो टीएमसी के जो सांसद जो इस तरीके की भाषा यूज़ करने के लिए मशहूर है, उनकी जो उन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाया है वो सरेआम झूठ है। वो गवर्नर साहब ने ट्वीट करके उसका खुलासा कर दिया, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। तो मुझे उसके बारे में और कोई नया टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नर साहब ने खुद उसका जवाब उन्होंने दे दिया। महुआ जी एक सांसद हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी है, और इस नाते उनसे यही अपेक्षा रहता है कि वो सही ढंग से सम्मान के साथ बर्ताव करें, सम्मान के साथ बात करें, ताकि उनका सम्मान भी अटूट रहे। ऐसे इस तरह की बातें उनको शोभा नहीं देता।
और इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए ममता सरकार पर सवाल खड़े किए थे। जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट कर कहा कि राज्य में चुनाव के बाद हिंसा अब भी जारी है और ये मानवता को शर्मसार कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने कुछ वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने कहा कि पुलिस तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। एक के बाद एक ट्वीट कर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस पर सवाल उठाए। इसके अलावा राज्यपाल ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने मुख्य सचिव को भी तलब किया है और आज उनसे इस बात की जानकारी मांगी है कि चुनाव के बाद हो रही हिंसा को रोकने के लिए राज्य प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। राज्यपाल धनखड़ ने ट्विटर पर लिखा है कि कानून व्यवस्था का बहुत ही चिंताजनक परिदृश्य, सुरक्षा के माहौल के साथ गंभीर समझौता किया जा रहा है। ऐसी मुश्किल स्थिति में मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था के हालात और चुनाव बाद हुई हिंसा पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बुलाया है। बीजेपी ने इस पूरे विवाद में टीएमसी पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया है कि बंगाल की ममता सरकार संविधान को भी हाईजैक करना चाहती है। इतनी अराजकता, इतनी एनार्की, इतना अहंकार तो हमने कभी आज तक इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो नहीं देखा। आप न संविधान को मानेंगे, न आप संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे। आपको लगता है कि आप जो है वो संविधान और संवैधानिक संस्थाओं से बहुत ऊपर हैं। मुझे तो कहीं कभी लगता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान है, उसको तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार की अराजकता हाईजैक करना चाहती है। वो हो नहीं सकेगा।